हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 30 शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों, चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 30 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए साथियों देखते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर पहला दिया गया है। प्रश्न नंबर पहले का आप लोग आंसर करेंगे कि पहला दिया गया है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने। तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। तीसरे राष्ट्रपति तो भारत के छठे राष्ट्रपति थे। दोस्तों, बात करेंगे इनके कार्यकाल के बारे में। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक चला, आप लोग बताएंगे। इनका कार्यकाल 25 जनवरी 1977 से, दोस्तों इनका कार्यकाल 25 जनवरी 1977 से 25 जनवरी 1977 से 25 जनवरी 1982 तक चला। कब तक चला? तो इनका कार्यकाल 25 जनवरी 1977 से 25 जनवरी 1982 तक रहा। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 25 जनवरी 1977 से 25 जनवरी 1982 तक रहा। दोस्तों, इनके बाद नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। तो दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। और दोस्तों, बात करेंगे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। तो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। तो ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कौन थे? ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। दोस्तों, हम लोग क्या क्या देखें? हम लोग इसमें यह देखें कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। कैसे नंबर के राष्ट्रपति थे? तो भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल हम लोग देखें तो इनका कार्यकाल 25 जनवरी 1977 से 25 जनवरी 1982 तक रहा। इनका कार्यकाल 25 जनवरी 1977 से 25 जनवरी 1982 तक रहा। दोस्तों, इनके बाद भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन बने? तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने। कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह बने। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे एवं भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे।
दोस्तों बात यदि करेगा कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। अब भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। और जबकि छठे राष्ट्रपति कौन थे, तो छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछा कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद, मतलब कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने। कौन बने, ज्ञानी जैल सिंह बने। तो ज्ञानी जैल सिंह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा दिया गया वराहगिरी वेंकटगिरी, तीसरा दिया गया ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने और ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। आप लोग आंसर करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चीन, बी दिया गया म्यांमार, सी दिया गया भूटान और डी दिया गया है बांग्लादेश। तो सभी लोग प्रश्न नंबर 2 का आंसर करेंगे कि प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहला तो भारत देश का राष्ट्रगान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था, भारत का राष्ट्रगान। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। राष्ट्रगान लिखा था, लेकिन दोस्तों प्रश्न मतलब कि ऑप्शन में भारत कहीं दिया ही नहीं है। दोस्तों आप लोग बताएं कि भारत के मतलब कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे भारत के साथ साथ और किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो बात करेंगे हम लोग भारत, मतलब कि इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि और सही हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान हो जाएगा आपका आमार सोनार बांग्ला। क्या हो जाएगा, आमार सोनार, आमार सोनार बांग्ला। दोस्तों राष्ट्रगान क्या हो गया, आमार सोनार बांग्ला। इसके अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। आमार सोनार बांग्ला एक बांग्लादेशी भाषा है दोस्तों। कौन सी भाषा है, बांग्लादेशी भाषा है। इसके अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि आमार सोनार बांग्ला का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरा सोने जैसा बंगाल। मेरा सोने जैसा बंगाल। दोस्तों आमार सोनार बांग्ला का अर्थ हो जाएगा मेरा सोने जैसा बंगाल। दोस्तों राष्ट्रगान कब लिखा गया बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान सन 1906 में लिखा गया। कब लिखा गया, सन 1906 में लिखा गया। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान कब लिखा गया,
तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान सन 1906 में लिखा गया और उस समय बंग भंग आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन? बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। मतलब कि सन 1906 में बंग भंग आंदोलन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। तो दोस्तों बांग्लादेश का आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला तो आपका हो गया भारत देश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत देश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जाता है जनगण मन। जन गण मन। तो यह भारत देश का राष्ट्रगान है। तो भारत देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। दोस्तों हम लोग देखें कि आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। तो आमार सोनार बांग्ला का अर्थ क्या हो गया? मेरा सोने जैसा बंगाल, मेरा सोने जैसा बंगाल। अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान कब लिखा गया? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान सन 1906 में लिखा गया। कब लिखा गया? सन 1906 में लिखा गया। सन 1906 में क्या हो रहा था? तो सन 1906 में बंग भंग आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन? बंग भंग आंदोलन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। दोस्तों आपका बांग्लादेश क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। और कब लिखा था? तो यह 1906 में लिखा था। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है? आप लोग प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। हम लोग बात करेंगे मूंगफली के उत्पादन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जिले जहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों पहला आपका हो जाएगा झांसी। कौन सा जिला हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा झांसी जिला। कौन सा हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा झांसी जिला। पहला आपका हो गया झांसी जिला। दूसरे नंबर की बात करेंगे आप लोग तो दूसरा आपका हो जाएगा सीतापुर। क्या हो जाएगा? सीतापुर। दोस्तों दूसरा नंबर पर आपका हो गया सीतापुर। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरा आपका हो जाएगा हरदोई जिला। कौन सा जिला? हरदोई जिला। दोस्तों चौथे नंबर की बात करेंगे हम लोग। पहला आपका हो गया झांसी, दूसरा आपका हो गया सीतापुर, तीसरा आपका हो गया हरदोई। चौथा के बारे में बात करेंगे हम लोग तो चौथा आपका हो गया मुरादाबाद। क्या हो गया? मुरादाबाद। पांचवा की बात करेंगे हम लोग तो पांचवा आपका हो गया बहराइच। क्या हो गया? बहराइच। दोस्तों ये ऐसे जिले हैं जहां पर मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। बहराइच के बाद बात करेंगे हम लोग हो जाएगा आपका बरेली। कौन सा जिला हो जाएगा? बरेली जिला। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग बरेली जिले के बारे मतलब कि बरेली जिला हो गया। फिर इसके बाद बात करेंगे तो उसके बाद आपका हो गया फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। दोस्तों ये ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन जिला कौन सा है? तो पहला जिला आपका हो गया झांसी,
दूसरा आपका हो गया सीतापुर, तीसरा आपका हो गया हरदोई, चौथा आपका हो गया मुरादाबाद, पांचवा आपका हो गया बहराइच, छठा आपका हो गया बरेली, सातवां आपका हो गया फर्रुखाबाद। दोस्तों ये ऐसे जिले हैं जहां पर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों पहला आपका क्या हो गया झांसी। तो झांसी उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। झांसी के बाद मतलब कि सीतापुर, हरदोई, मुरादाबाद, बहराइच, बरेली, फर्रुखाबाद ये ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों झांसी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन जिला आपका हो जाएगा झांसी जिला। कौन सा जिला हो जाएगा, झांसी जिला हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। आप लोग प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों पहला दिया गया है पंजाब, बी दिया गया है गुजरात, सी दिया गया है उत्तर प्रदेश, डी दिया गया है राजस्थान। बात करेंगे दोस्तों हम लोग राजस्थान के बारे में। तो घूमर पूछा है, घूमर आपका क्या हो जाएगा, घूमर आपका हो गया राजस्थान का लोक नृत्य। तो घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य हो जाता है। पूछा है कि उत्तर प्रदेश, सी दिए गए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपका हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा, कथक। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। फिर उसके बाद दिया गया गुजरात, तो आपका हो जाएगा गरबा, गरबा दांडिया, गरबा दांडिया। तो गरबा और दांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गरबा और दांडिया गुजरात राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य, तो घूमर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। तो राजस्थान आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 के आंसर करेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 5 दिया गया कि निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पहला दिया है कुरुक्षेत्र, बी दिया गया मधुशाला, सी दिया गया बूढ़ा चांद और डी दिया गया युगधारा। दोस्तों जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाता है। तो कुरुक्षेत्र किस रचनाकार की रचना है, तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाती है। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की और रचनाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो एक हो जाएगा आपका हुकार। क्या हुकार हो जाएगा, एक आपका हो गया हुकार। क्या हो गया, हुकार। फिर उसके बाद आपका हो गया दोस्तों हुकार। फिर उसके बाद आपका हो गया रेणुका। क्या हो गया, रेणुका। फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो हुकार और रेणुका। फिर उसके बाद हो गया आपका धूप और धुआं। क्या हो गया, धूप और धुआं। धूप और धुआं। तो धूप और धुआं किस रचनाकार की रचना है, तो धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसके साथ साथ आपका हो गया कुरुक्षेत्र। क्या हो गया, कुरुक्षेत्र। क्या हो गया, कुरुक्षेत्र। दोस्तों हुकार, रेणुका, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हो जाती है। बी दिया गया मधुशाला। बी क्या दिया गया, मधुशाला। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन।
हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना आपका हो जाता है मधुशाला। क्या हो जाता है? मधुशाला। इसके साथ साथ और बात करेंगे हम लोग हरिवंश जी की रचनाओं के बारे में। तो एक आपका हो गया मधुबाला। क्या हो गया? मधुबाला। एक हो गया मधुशाला और एक हो गया आपका मधुबाला। तो मधुबाला किस रचनाकार की रचना है? तो मधुबाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मधु कलश। क्या हो जाएगा? मधु कलश। एक हो गया आपका मधु कलश। मधु कलश। तो मधु कलश हरिवंश राय बच्चन जी की रचना हो जाता है। इसके साथ साथ और हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसके साथ साथ और हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा सूत की माला। क्या हो जाएगा? सूत की माला। सूत की माला। सूत की माला। तो दोस्तों मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुशाला किस रचनाकार की रचना? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है दोस्तों। इसके साथ साथ और आपका हो गया मधुबाला, मधु कलश, फिर उसके बाद आपका हो गया सूत की माला। तो ये सब किस रचनाकार की रचना है? तो ये सब हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है दोस्तों। सी दिया गया बूढ़ा चांद। क्या दिया गया है? बूढ़ा चांद। बूढ़ा चांद किस रचनाकार की रचना है? तो बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। किस रचनाकार की रचना है? सुमित्रा नंद पंत। सुमित्रानंद पंत। तो जो आपका बूढ़ा चांद दिया गया है तो बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत जी की रचना हो जाती है। इसके साथ साथ हम सुमित्रानंद पंत जी की और रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ और रचनाओं के बाद मतलब की रचना की बात करेंगे सुमित्रानंद पंत की। तो एक आपका अगर लोकायतन। क्या हो गया? लोकायतन दोस्तों। लोकायतन। लोकायतन सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। फिर उसके बाद बात करेंगे सत्यकाम। क्या हो गया? सत्यकाम। सत्यकाम। सत्यकाम किस रचनाकार की रचना? तो सत्यकाम सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग सुमित्रानंद पंत की। एक आ गया अतिमा। क्या हो गया? अतिमा। एक आपका हो गया अतिमा दोस्तों। क्या हो गया? अतिमा। तो अतिमा भी सुमित्रानंद पंत जी की रचना हो जाती है दोस्तों। बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम और अतिमा सुमित्रानंद पंत जी की रचना है दोस्तों। डी दिया गया इवधारा। क्या दिया गया है? इवधारा। इवधारा बात के बारे में बात करेंगे तो इवधारा नागा अर्जुन जी की रचना है। किसकी रचना है? नागा अर्जुन। तो ये मतलब कि जो दिया गया दोस्तों युगधारा नागार्जुन जी की रचना हो जाता है। किस रचनाकार की रचना हो जाता है? तो युगधारा नागार्जुन जी की रचना हो जाता है। और नागार्जुन जी की रचनाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग दोस्तों। एक और आपका हो जाएगा भस्माकुर। क्या हो जाएगा? भस्माकुर। तो भस्माकुर नागार्जुन जी की रचना है दोस्तों। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग तो सतरंगे मालो वाली दोस्तों। क्या हो जाएगी? सॉरी दोस्तों, सतरंगे पंखों वाली। क्या हो जाएगी? सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली दोस्तों। सतरंगे पंखों वाली किस रचनाकार की रचना है? तो सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन जी की रचना हो जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हरिजन माथा। क्या हो जाएगा? हरिजन माथा दोस्तों। हरिजन माथा। हरिजन माथा, भस्माकुर, सतरंगे पंखों वाली और इवधारा किस रचनाकार की रचना है? तो यह नागार्जुन जी की रचना हो जाता है दोस्तों। हम लोग क्या क्या देखे? जो आपका का कुरुक्षेत्र हुकार रेणुका धूप और धुआं। तो कुरुक्षेत्र हुकार रेणुका धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाती है। फिर मधुशाला, फिर मधुबाला, मधु कलश, सूत की माला यह किस रचनाकार की रचना? तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना हो जाती है। फिर उसके बाद दिया गया बूढ़ा चांद। और दोस्तों बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, अतिमा तो यह किस रचनाकार की रचना? तो यह सुमित्रानंद पंत जी की रचना हो जाती है।
फिर उसके बाद हम लोग देखें युगधारा, भस्माकुर, सतरंगे पंखों वाली, और देखिए हरिजन माथा, तो यह किस रचनाकार की रचना है? तो यह नागा अर्जुन जी की रचना हो जाती है। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाती है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। पहला दिया गया 11 दिसंबर, बी दिया गया 13 जनवरी, सी दिया गया 14 नवंबर और डी दिया गया 2 अक्टूबर। दोस्तों 2 अक्टूबर के बारे में बात करेंगे हम लोग। 2 अक्टूबर के बारे में बात करेंगे हम लोग तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। सी दिया गया है 14 नवंबर। क्या दिया गया है? 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, आप लोग बताएंगे। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। कौन सा दिवस? बाल दिवस। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा कि अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 11 दिसंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 14 नवंबर को बाल दिवस और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 दिया गया कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? सभी लोग इसका आंसर करेंगे दोस्तों। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। सभी साथी इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों बात करेंगे नमक सत्याग्रह आंदोलन की। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, सत्याग्रह नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, शुरू किया। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। दोस्तों इस आंदोलन में कुल मिलाकर 300 दोस्तों कुल मिलाकर 322 किलोमीटर की 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया गया। मतलब कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय कुल 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की गई। दोस्तों यदि हम लोग इसको मील
मतलब कि दोस्तों जो आंसर दिया गया है मील में दिया गया है, 322 किलोमीटर को मील में यदि हम लोग परिवर्तित करेंगे तो यह कुल मिलाकर लगभग 241 मील हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 241 मील हो जाएगा। दोस्तों यह एक पैदल यात्रा थी जिसमें कुल 24 दिनों का पैदल यात्रा किया गया। कितने दिनों का? कुल 24 दिनों का पैदल यात्रा किया गया। तो दोस्तों जो था प्रश्न क्या था कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। यह कुल मिलाकर 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, मतलब कि यह 241 मील की पैदल यात्रा थी। यह पैदल यात्रा 24 दिनों का था। कितने दिनों का था? तो यह पैदल यात्रा 24 दिनों का था। दोस्तों जो आंसर दिया गया है यह मील में दिया गया है। पहला दिया गया 350 मील, दूसरा दिया गया 400 मील और तीसरा दिया गया है 241 मील। तो 241 मील आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नमक सत्याग्रह आंदोलन कुल 241 मील की पैदल यात्रा थी और यह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए साथियों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सभी लोग इसके आंसर करेंगे कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे। पहला दिया गया मिजोरम, क्या दिया गया है? मिजोरम। दोस्तों मिजोरम के बारे में बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा खल्लम चैलम। क्या हो जाएगा? खल्लम और चैलम। तो खल्लम और चैलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो खल्लम चैलम मिजोरम राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। बी दिया गया सिक्किम। क्या दिया गया है? सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका सिकमारी और कुफुरी। क्या हो जाएगा? सिकमारी हो गया आपका सिकमारी और आपका हो गया कुफुरी। क्या हो गया? कुफुरी। क्या हो गया दोस्तों? कुफुरी। क्या हो गया? दोस्तों सॉरी, क्या हो जाएगा? खुखुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुखुरी। तो दोस्तों सिक्किम का हो गया सिकमारी और खुखुरी। क्या हो गया? सिकमारी और खुखुरी। सी दिया गया जम्मू और कश्मीर। क्या दिया गया है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करेंगे आपका हो जाएगा एक राउफ। क्या हो जाएगा? राउफ। एक हो गया आपका राउफ, फिर उसके बाद आपका हो गया मंदजाल। क्या हो गया? मंदजाल। तो दोस्तों राउफ और मंदजाल किस राज्य का लोक नृत्य? तो राउफ मंदजाल जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य हो जाता है। जबकि सिकमारी और खुखुरी, तो सिकमारी और खुखुरी सिक्किम राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। जबकि खल्लम और चैलम, तो खल्लम और चैलम मिजोरम राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। दोस्तों डी दिया गया गोवा। क्या दिया गया है? गोवा। तो दोस्तों जो आपका कुणबी है, क्या है? कुणबी। दोस्तों क्या दिया गया? कुणबी और गोंड। क्या हो जाएगा? कुणबी और गोंड। तो कुणबी और गोंड आपका गोवा राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। कहां का? तो कुणबी और गोंड गोवा राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न यह पूछा है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कुणबी और गोंड गोवा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? तो कुणबी और गोंड गोवा राज्य से संबंधित है। तो गोवा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि खल्लम और चैलम, तो खल्लम और चैलम मिजोरम राज्य से संबंधित है। सिकमारी और खुखुरी, तो सिकमारी और खुखुरी
सिक्किम राज्य से संबंधित है, जबकि राउक और मंदजाल आपका जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। और कुड़बी और गोंड कहां से संबंधित है? तो कुड़बी और गोंड गोवा राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए साथियों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 9 का क्या आंसर होगा। सभी लोग प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया गया कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सभी लोग प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया गया कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला दिया गया वरुण, बी दिया गया पृथ्वी, सी दिया गया मंगल और डी दिया गया शनि। दोस्तों पहला क्या दिया गया? पहला दिया गया वरुण। क्या दिया गया है? वरुण। तो वरुण को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह मतलब कि किस वरुण को हरा ग्रह कहते हैं? कौन सा ग्रह कहते हैं? तो वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? तो वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं। तो वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? हरा ग्रह। तो हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं, जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। तो नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहते हैं, जबकि हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं। सी दिया गया मंगल। तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। डी दिया गया शनि। क्या दिया गया है? शनि। दोस्तों शनि के बारे में बात करेंगे हम लोग तो पीला ग्रह। कौन सा ग्रह? पीला ग्रह। पीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो पीला ग्रह शनि ग्रह को कहते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हरा ग्रह आपका हो गया वरुण, नीला ग्रह आपका हो गया पृथ्वी, लाल ग्रह आपका हो गया मंगल, पीला ग्रह आपका हो गया शनि। क्या हो गया? शनि। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 दिया गया कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। गैलेना किस धातु का अयस्क है। दोस्तों पहला दिया कैडमियम। क्या दिया गया है? कैडमियम। तो कैडमियम के बारे में बात करेंगे हम लोग तो आपका ग्रीनोकाइट। क्या हो जाएगा? ग्रीनोकाइट। आपका क्या हो जाएगा? ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट कैडमियम धातु का अयस्क है। बी दिया गया लोहा। क्या दिया गया है? लोहा। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क हो जाता है। सी दिया है क्रोमियम। क्या दिया गया है? क्रोमियम। क्रोमियम के बारे में बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा क्रोमाइट। क्या हो जाएगा? क्रोमाइट। तो क्रोमियम का हो गया क्रोमाइट। क्या हो गया? क्रोमाइट। तो क्रोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रोमाइट क्रोमियम धातु का अयस्क हो जाता है। दोस्तों फिर उसके बाद दिया गया शीशा। क्या दिया गया? शीशा। तो शीशा जो है दोस्तों, शीशा जो है यह गैलेना धातु का अयस्क हो जाता है। किस धातु का? तो दोस्तों शीशा जो दिया गया है इसमें दिया गैलेना। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना शीशा धातु का अयस्क हो जाता है। किस धातु का?
सीसा धातु का एस आपका हो जाता है गैलेना। क्या हो जाता है? गैलेना। दोस्तों हम लोग क्या क्या देखे, दिया गया है आपका कैडमियम, तो कैडमियम का आपका हो गया ग्रेनोकाइट। क्या हो गया? ग्रेनोकाइट। फिर उसके बाद आपका दिया गया है, क्या दिया गया? लोहा। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपका हो गया लोहा का एस। आप जबकि क्रोमाइट, तो क्रोमाइट आपका हो गया क्रोमियम का एस। किसका हो गया? क्रोमियम का एस। और सीसा का आपका हो गया गैलेना। क्या हो गया? गैलेना। कैडमियम धातु का एस का आपका हो गया ग्रेनोकाइट। क्या हो गया? ग्रेनोकाइट। तो ग्रेनोकाइट के फार्मूला के बारे में बात करेंगे, इसका सूत्र क्या होगा? तो ग्रेनोकाइट का सूत्र आपका हो जाएगा CClS। क्या हो गया? CClS। क्या हो गया? CClS। फिर दिया गया लोहा, तो लोहा का आपका हो गया, लोहा का आपका हो गया हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्या हो गया? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट का आपका हो जाएगा Fe2O3। क्या हो जाएगा? Fe2O3। क्या हो गया? Fe2O3। फिर अब किसके बाद दिया है? मैग्नेटाइट। क्या दिया गया है? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का आपका हो जाएगा Fe3O4। क्या हो जाएगा? Fe3O4। तो Fe3O4 आपका हो गया मैग्नेटाइट, जबकि Fe2O3 आपका हो गया हेमेटाइट। क्या हो गया? हेमेटाइट। फिर दिया क्रोमियम। क्या दिया गया? क्रोमियम। तो क्रोमियम का एस का आपका क्रोमाइट। क्या हो गया? क्रोमाइट। तो क्रोमाइट के बारे में बात करेंगे, आपका हो जाएगा FeOCr2O3। FeOCr2O3। तो जो क्रोमाइट का फार्मूला होता है, क्रोमाइट का फार्मूला होता है FeOCr2O3, और जबकि हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3, और मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4, और जबकि ग्रीनोकाइट का फार्मूला होता है CClS। क्या होता है? CClS। फिर उसके बाद दिए गए सीसा। क्या दिया गया? सीसा। मतलब कि सीसा, सीसा जो है दोस्तों, सीसा दिए गए जो गैलेना है, गैलेना सीसा धातु का एस हो जाता है। तो गैलेना का फार्मूला क्या होगा? तो गैलेना का फार्मूला आपका हो गया PbS। क्या होगा? PbS। क्या हो जाएगा? PbS। तो दोस्तों गैलेना किस धातु का एस का है? तो गैलेना सीसा धातु का एस है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नंबर 11 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। दिया गया कि टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आप लोग बताएंगे। पहला दिया गया 42, बी दिया गया 48, सी दिया गया 24 और डी दिया गया 20। दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों पहला दिया गया 42। क्या दिया गया? 42। 42 के बारे में बात करेंगे हम लोग। दोस्तों 42 के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा गेहूं। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। कितनी होती है? 42। बी दिया गया 48। क्या दिया गया? 48। तो जो 48 है, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। कितनी होती है? 48 होती है। सी दिया गया 24। क्या दिया गया? 24। तो टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। डी दिया गया 20। क्या दिया गया? 20। तो मक्का में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मक्का में, तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। दोस्तों यदि बात करेगा गेहूं, तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42, आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20। कितनी होगी? 20 होगी। प्रश्न पूछा कि टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। तो 24 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। दिया गया ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है।
पहला दिया गया एम्पियर, बी दिया कैंडेला, सी दिया गया सेकेंड और डी दिया गया केल्विन। क्या दिया गया है? केल्विन। दोस्तों इस प्रश्न के आंसर बताएंगे आप लोग। तो बात करेंगे हम लोग एम्पियर के बारे में। तो विद्युत धारा का मात्रक किसका हो जाएगा? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर। बी दिया कैंडेला, कैंडेला मतलब कि ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको हो जाएगा कैंडेला, क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। सी दिया सेकेंड, क्या दिया सेकेंड? तो सेकेंड का मात्रक आपका हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा? समय। सॉरी दोस्तों, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। प्रश्न पूछा कि ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होगा, क्या होगा? केल्विन होगा। तो केल्विन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे कि प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 दिया गया कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किस रचनाकार की रचना है? दोस्तों मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। किसकी रचना है? तो यह विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। तो विद्यानिवास मिश्र आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए साथियों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? दोस्तों यह प्रश्न पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है। आप लोग बताएंगे। पहला दिया गया 4, बी दिया गया 1, सी दिया गया 2 और डी दिया गया 3। सभी लोग इसके आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत और पाकिस्तान। दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के सीमा पार दो ट्रेन चलती है। कितनी ट्रेन? 2 ट्रेन चलती हैं। कितनी ट्रेन चलती है? तो 2 ट्रेन चलती हैं। पहला आपका हो जाएगा दोस्तों, पहला आपका हो जाएगा थार एक्सप्रेस। कौन एक्सप्रेस हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। पहला आपका हो जाएगा थार एक्सप्रेस दोस्तों। और दूसरा आपका हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो भारत और पाकिस्तान के सीमा पार 2 ट्रेन चलती हैं। पहला आपका हो गया थार एक्सप्रेस, दूसरा आपका हो गया समझौता एक्सप्रेस। दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि थार एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई। तो थार एक्सप्रेस की शुरुआत 18 फरवरी कब की गई? 18 फरवरी 2006 को की गई। कब की गई? 18 फरवरी 2006 को की गई। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 पार ट्रेन सीमा चलती है। पहला आपका हो जाएगा थार एक्सप्रेस, दूसरा आपका हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई? तो थार एक्सप्रेस की शुरुआत 18 फरवरी 2006 को की गई। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों यह प्रश्न आपको मिलता है होमवर्क के रूप में। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों कल के प्रश्नों का जवाब देने वाले जो विद्यार्थी थे मैं उनका नाम बताना चाहता हूं। पहला आपका हो जाएगा रविंद्र यादव, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा महेश यादव, सतीश यादव, सूरज यादव यल, अभिषेक शुक्ला, अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे, खुशी गुप्ता, वैष्णवी पाठक, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा हिमांशु कुमार, आकाश सोनकर। तो दोस्तों ये ऐसे बच्चे हैं जो प्रत्येक प्रश्न का सही और सटीक जवाब देते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देंगे। दोस्तों मतलब कि स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 30 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। दोस्तों अब मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।